नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशेंसी। आज हम दो टाइप के प्राइमरी इम्यूनोडिफिशेंसी के बारे में सीखेंगे। पहला है ह्यूमरल और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है वो बेसिकली हमारे रक्त में या फिर हमारे लिम्फ नोड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में जो इम्यूनिटी रहती है उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरा है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये बेसिकली हमारे जो सेल के थ्रू, जैसे टी सेल हुआ या बी सेल हुआ या मैक्रोफाजेस, इनके थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, इससे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये टॉपिक कई पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, तो हम एक एक करके अलग अलग प्राइमरी इम्यूनोडिफिशेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला प्राइमरी इम्यूनोडिफिशेंसी है वो है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। ये बेसिकली ह्यूमरल प्राइमरी इम्यूनोडिफिशेंसी में आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें डेफिशिएंसी देखने मिलती है CD40 लिगेंड में। CD40 लिगेंड एक टाइप का रिसेप्टर है, ठीक है। नॉर्मली ये टी हेल्पर सेल्स एक्सप्रेस करते हैं अपने सरफेस के ऊपर, लेकिन इस सिंड्रोम या इस डिसऑर्डर में क्या होता है बेसिकली कि जो टी हेल्पर सेल है इसे अपने प्लाज्मा सरफेस पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो क्योंकि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से जो टी हेल्पर सेल के ऊपर डिपेंडेंट दो अलग सेल्स आते हैं उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। पहला है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि उससे मतलब कि ये CD40 लिगेंड डी हेल्पर सेल नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो उससे बाइंड नहीं कर पाता और उससे कोस्ट स्टिमुलेटरी जो एंगेजमेंट चाहिए रहती है वो नहीं मिल पाती। अब क्योंकि वो कोस्ट स्टिमुलेटरी एंगेजमेंट नहीं मिल पा रही है उससे, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट नहीं हो पाता है। दूसरा होता है जो बी सेल्स के ऊपर होता है, तो बी सेल्स को भी बाइंड करना रहता है CD40 लिगेंड से, ताकि उन्हें भी सिग्नल मिले अपने क्लास स्विचिंग का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे CD40 एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा टी हेल्पर सेल, तो इस बी सेल उससे बाइंड नहीं कर पाते और उनका वो सिग्नल क्लास स्विचिंग का नहीं मिलता। अब क्योंकि क्लास स्विचिंग का सिग्नल यहाँ पे इन्हें नहीं मिल रहा बी सेल को, तो वो दूसरे टाइप के एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते। अब क्लास स्विचिंग बेसिकली होता क्या है, तो हमारे जो बी सेल बनते हैं, तो नॉर्मली वो जो स्टार्टिंग में जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो रहते हैं IgM टाइप के एंटीबॉडी, और बाद में जब उन्हें कोई स्टिमुलेशन मिलता है तो वो अपना क्लास चेंज कर देते, तो वो अलग दूसरे टाइप की एंटीबॉडीज बना सकते हैं। जैसे IgM बना सकते हैं, IgM तो पहले ही बना रहा था, IgG बना सकते हैं, IgA बना सकते हैं, IgD बना सकते हैं या IgE बना सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग एंटीबॉडीज को बना सकते हैं क्लास स्विच करके अपने। लेकिन उसके लिए यहाँ पे उन्हें टी हेल्पर सेल से स्टिमुलेशन चाहिए रहता है, सिग्नल चाहिए रहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो CD40 का लिगेंड ही नहीं है, तो बी सेल और उनका बाइंडिंग सही से होता नहीं है, और क्योंकि बाइंडिंग नहीं हो रहा है और उसे सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो बी सेल हम अपना क्लास स्विचिंग नहीं करता है। यहाँ पे भी वही लिखा है जो मैंने बताया। अब क्योंकि यहाँ पे वो बी सेल क्लास स्विचिंग नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बाकी टाइप के एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता। लेकिन जो स्टार्टिंग में वो एंटीबॉडीज़ बना पाता है वो है IgM का। लेकिन क्योंकि वो IgM का बना पाता है एंटीबॉडी, तो वही एंटीबॉडीज़ बनाते रहता है, इसलिए उसका IgM का हमारे शरीर के अंदर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा, इस बीमारी का नाम पड़ा हाइपर IgM सिंड्रोम। अब क्योंकि इसमें क्लास स्विचिंग नहीं होती, ना ही हाइपर म्यूटेशन होता है, तो हमें जो पेशेंट में क्या देखने मिलता है कि उसमें दूसरे टाइप की एंटीबॉडी जैसे IgA हुआ, IgD, IgE या फिर IgG, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन कम रहे या फिर लेवल्स उनके बॉडी के अंदर कम रहते हैं, और वो जर्माइनल सेंटर्स भी नहीं बना पाते। अब ये तो बी सेल के बारे में। वैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे अपने डेंड्राइटिक सेल या फिर DC रहते हैं, उनको भी CD40 का ज़रूरत पड़ती है, इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अपने मैच्योरेशन के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था CD40 ही नहीं बना पा रहा था टी हेल्पर सेल, तो ये मतलब सिग्नल उन्हें भी नहीं मिलता, तो इसके कारण वो मैच्योरेशन में नहीं जा पाते और मैच्योर नहीं होते। अब इसके कारण होता क्या, बेसिकली हमारा जो पेशेंट्स है वो इंट्रासेलुलर पैथोजन से ससेप्टिबल हो जाता है। इंट्रासेलुलर पैथोजन मतलब वो पैथोजन जैसे वायरसेस हो गए, वो जो सेल्स के अंदर जाके रहते हैं। क्योंकि सेल्स के बाहर रहते तो उन्हें नॉर्मली तो हमारे माइक्रोफाइज ये सब एनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो सेल्स के अंदर आते हैं उन्हें ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो उसके लिए स्पेशल टाइप के सेल्स रखते हैं और स्पेशल टाइप की सिग्नलिंग रखती है, जो बेसिकली वो सेल्स को ही बोलते हैं तुम सुसाइड में एपोप्टोसिस कर लो। एपोप्टोसिस बेसिकली सेलुलर सुसाइड होता है, तो अपना सेल खुद को ही मार देता है ताकि वो उसके अंदर जो पैथोजन है वो दूसरे की तरफ और दूसरे सेल्स में ना फैले और उसके साथ ही ख़त्म हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे CD40 वाला ये नहीं एक्सप्रेस हो रहा था रिसेप्टर, तो उसके कारण ये इसका मैच्योरेशन भी नहीं होता डेंड्राइटिक सेल का,
और डेंड्राइटिक सेल का मैचुरेशन ही नहीं होता, तो बाकी सब मतलब बहुत सारी इम्यूनो डिफिशिएंसी देखने मिलती है इसमें। अब जो इसमें जो बच्चे इससे सफ़र करते हैं उनके अंदर लगातार हमें वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है ना। तो ज़्यादातर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर निमोनिया हो गया, इन सबसे ज़्यादा पीरियड होते हैं। अब इसमें जो मेन जो हमारा डिफेक्ट है वो बी सेल के ऊपर नहीं है, जब बल्कि टी सेल के ऊपर है, क्योंकि टी सेल नहीं दिखाता CD40, लेकिन वो टी सेल के ऊपर जो ये ना होने के कारण बी सेल अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम जो ये बी सेल हम जो टी सेल के ऊपर डिफेक्ट उसे प्राइमरी डिफेक्ट बोलते हैं, और ये प्राइमरी डिफेक्ट के कारण हमारा बी सेल नहीं काम कर पा रहा है, इसलिए हम उसे सेकेंडरी डिफेक्ट बोलेंगे। जो मेन कॉज, हाँ, लेकिन इसका डिसीज़ का मेन कॉज क्या है, हमारा बी सेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि टी सेल में गड़बड़ी है। तो अब जब हमने IgM सिंड्रोम देखा, हाइपर IgM सिंड्रोम देखा, ये कहा केवल हेल्पर टी सेल द्वारा CD40 के एक्सप्रेशन ना देने के कारण ही नहीं, बल्कि कई और कारणों की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है कि हमारे सेल्स के अंदर कई जीन्स आते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जाए जो क्लास स्विचिंग के लिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट हो, उसकी आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन क्योंकि उस जीन्स में म्यूटेशन हो गया या गड़बड़ी हुई है, तो उसके कारण अभी जो क्लास स्विचिंग है वो अभी सही से काम नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि सही से क्लास स्विचिंग नहीं हो पा रहा है, तभी भी हमें IgM का ये इंक्रीज देखने मिलेगा। मतलब क्योंकि सेल्स खाली अब IgM ही बना पा रहा है, तो खाली IgM ही बनाएंगे, तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर IgM का लेवल बढ़ेगा, बाकी कोई एंटीबॉडीज़ का लेवल उतना नहीं रहेगा। तब इस कंडीशन में भी हमें हाइपर IgM सिंड्रोम जैसे संकेत देखने मिलेंगे, संकेत नहीं, सिम्टम्स देखने मिलेंगे। अब जो दूसरा हमारा बीमारी है हम आज पढ़ने वाले वो है हाइपर IgE सिंड्रोम, जिसे जॉब्स सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये भी ह्यूमरल अपना प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी या फिर प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनोडेफिशिएंसी में आता है। अब इस बीमारी में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, तो जॉब्स सिंड्रोम के अंदर हमें स्किन एब्सेसिस, रिकरेंट निमोनिया, एक्साइमा, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ मतलब कि IgE की मात्रा बढ़ना, फेशियल अबनॉर्मिटी या फिर चेहरे में की दशा में कुछ खराबी होना, या फिर बोन फ्रैक्चर या अपनी हड्डियों का की बहुत ही कमज़ोर होना, जिसके कारण वो जल्दी टूट जाते हैं। ये सब हमें इसमें देखने मिलता है। ये काफ़ी भयंकर बीमारी है, और इसके अंदर बहुत ही अलग अलग मतलब बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, जो मेन कारण इसका बताया जाता है वो रहता है इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन, जो हमारा STAT3 जीन के ऊपर आता है। अब जो ये STAT3 जीन है ये बेसिकली STAT3 प्रोटीन बनाने में काम आता है। जो STAT3 प्रोटीन है वो हमारे बहुत सारे इम्यून सेल्स के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन या सिग्नलिंग का काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो STAT3 प्रोटीन सही से नहीं बनता। अब क्योंकि STAT3 प्रोटीन सही से नहीं बन रहा है, तो सिग्नलिंग भी सही से ही नहीं होता। तो इससे जो ये कौन से सिग्नलिंग में काम आता है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सिग्नलिंग में काम आता है, लेकिन जो 2-3 जो मेजर है वो है इंटरल्यूकिन 6 की सिग्नलिंग और TGF बीटा रिसेप्टर लाइगेशन सिग्नलिंग। ये सब के में ये ज़्यादातर काम आता है, और ये T हेल्पर सेल 17 के डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत ही काम आता है इसका, STAT3 जीन का और STAT3 प्रोटीन का। अब इसके एब्सेंस या इसके ना होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो T हेल्पर सेल का डेवलपमेंट है वो ख़राब हो जाता है, और वो सही से T हेल्पर सेल डेवलप नहीं होता। और इसके अलावा इसमें हमें IgE का हाइपर प्रोडक्शन भी देखने मिलता है, मतलब ज़्यादा एंटीबॉडी IgE का हमें ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन देखने मिलता है। अब क्योंकि इसके अंदर T हेल्पर सेल्स का मतलब डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा था, वो सही से नहीं मतलब बन रहे थे, तो इसके कारण जो पेशेंट आते हैं उनके अंदर T हेल्पर सेल 17 की लो ये मात्रा देखने मिलती है। जो नॉर्मल आती है उससे कम T हेल्पर 17 सेल देखने मिलता है। अब क्योंकि ये इसकी मात्रा कम है, T हेल्पर 17 सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इम्यून सेल है। बेसिकली ये हमें फंगल और एक्स्ट्रा सेलुलर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है उनके क्लियरेंस में काम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो T हेल्पर 17 सेल है ये अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस छोड़ता है, जिसके जो अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग काम करते हैं, और इसके कारण हम फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे T हेल्पर सेल ही नहीं सही से बना है, तो हम बहुत ही ये हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं, या फिर हमारा चांसेस बढ़ जाता है कि हम किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो, जो पेशेंट आते हैं इसके।
अब जहाँ जैसे हम जैसे देख सकते हैं जो कॉमन हमारे फंगस है जैसे सी एल्बाइकन्स है, या कॉमन हमारा जो बैक्टीरिया जैसे एस और एस है, तो ये दोनों नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पेशेंट इससे पीड़ित रहते हैं हाइपर IgE सिंड्रोम से, उनके अंदर टी हेल्पर सेल 17 सेल्स की कमी रहती है। तो इसके कारण उसके कारण ये दोनों मतलब उनके लिए ये दोनों जो नॉर्मली प्रेजेंट आते हैं, जो हमें कुछ नहीं करते, उनके लिए वो घातक साबित हो सकते हैं। तब जो हमारा यह हाइपर IgE सिंड्रोम है, ये इसके कारण हमारे जो नाइव टी सेल्स रहते हैं वो भी मतलब इंटरल्यूकिन 17 या इंटरल्यूकिन 22 सही से बना नहीं पाते, और क्योंकि ये सही से नहीं बना पाते तो फिर अपना हमारा जो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स आता है वो भी अफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो स्टार 3 तो हमने पहले ही देखा था, इसमें डिफेक्टिव था, तो इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 10 का सिग्नलिंग में भी अफेक्ट पड़ता है, और जो इंटरल्यूकिन 10 रहता है उसकी सिग्नल इंपॉर्टेंट रहती है रेगुलेटरी टी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए। तो हमने पहले देखा था जैसे वहाँ पे वो हेल्पर टी सेल्स के डेवलपमेंट में काम आ रहा था स्टार 3, हमने देखा था पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट थी हेल्पर टी सेल के डेवलपमेंट में काम आ रहा था, और फिर हेल्पर टी सेल 17 के डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी की तरह यहाँ पे रेगुलेटरी टी सेल के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे भी ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है। अभी हमें इसका क्लियर रोल तो नहीं पता कि इसके होने के कारण हमारा IgE का प्रोडक्शन बढ़ क्यों जाता है, लेकिन हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो जिसके अंदर ये मतलब कि ये जो इस बीमारी से पीड़ित है, इनके अंदर मतलब जिसके अंदर STAT3 का जीन डिफेक्टिव है, उनके अंदर IgE का ये प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इनके बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे।